इंडिया में अगर तुम फैक्ट्री चला लो ना, तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। डिमोनेटाइजेशन पे हम बिल्कुल मरने वाले थे। हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि कब फ़ोन खरीदना चाहिए और कब फ़ोन बेचना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं, ऑलवेज फील प्राउड अबाउट इट। डोंट फील कि वो छोटा है, बड़ा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। आज हमारे साथ में ऐसे फाउंडर है जिन्होंने एक कंपनी शुरू करी है जिसका नाम शायद आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। मैं हूँ नकुल कुमार और मैं हूँ को फाउंडर कैशिफाई का, और मेरी कंपनी है अब 8 साल पुरानी। और हम पुराने फ़ोन खरीदते हैं और फिर उन्हें रिफर्बिश करके बेचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को आप अपनी जर्नी बताइए, किस तरीके से आपने शुरुआत करी थी? क्या सबसे पहले कैशिफाई शुरू किया था या इससे पहले कुछ और भी बिजनेस के आइडियाज थे? मैं बिज़नेस तो बहुत अजीब अजीब तरीके से पहले से ही करते आ रहा हूँ। तो कॉलेज में मैंने कैंटीन भी चलाई है, मैंने टी शर्ट बनवाई हैं, फेस्ट करवाया है। तो मेरे हमेशा कीड़ा रहे कि मैं अपना कुछ करूँ। और फिर मैंने MBA की MDI से, और मैं पास आउट हुआ 2009 में, जो बहुत ही बढ़िया साल था पास आउट होने का, क्योंकि हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट थी थी और मेरी भी अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो मेरे को भी नौकरी नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि अब नौकरी नहीं मिल रही तो क्या मैं खुद का अपना शुरू करूँ। पहले मेरा था कि 1-2 साल काम करेंगे, थोड़े पैसे कमाएंगे, सीखेंगे, लेकिन मैंने वो मौका नहीं मिला मेरे को। तो मैंने कहा यार अब ये मौका अपने हाथ में रखें और खुद सीखें। और फिर मैंने 2009 में अपने बिजनेस पार्टनर मनदीप के साथ, जो सेम बोट में थे, वो मेरे साथ कॉलेज में साथ थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, अब किस में इंजीनियरिंग करी थी आपने? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में की थी, उन्होंने केमिकल में की थी। और हम हॉस्टल के बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं भी केमिकल इंजीनियर और फिर उन्होंने MBA की नीटी से, मैंने MDI से। स्पेशलाइजेशन क्या थी दोनों की? मेरी इंटरनेशनल बिजनेस थी, उनकी आई थिंक फाइनेंस थी या मार्केटिंग, मुझे पता भी नहीं। मैंने मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस में डुअल स्पेशलाइजेशन ली है। तो ये किया और फिर हमने कहा कि यार अब अपना शुरू करते हैं। और जब हम अपना शुरू करने निकले तो हमें लगा कि यार, तब हम 8-10 आइडिया थे। और क्योंकि हम दोनों ने कॉलेज में फेस्ट किए थे, तो हमें लगा कि इवेंट मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ट्रेंड में भी था और किया हुआ था। हमें लगा इसमें पैसे बन सकते हैं और ये हम कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसे 8-10 आइडिया थे जिसमें हमने सोचा था हम सैंडविच शॉप खोल लेंगे, हम इवेंट मैनेजमेंट कर लेंगे। एक ओला टाइप आइडिया भी था उस वक्त कि हम उस वक्त मेरू चलती थी और उसमें रेडियो टैक्सी कहते थे, तो हमने कहा हम रेडियो ऑटो चलाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे आइडिया हमने निकाले। और उसमें से एक आइडिया था कि यार देखो, हम ना, मेरे कॉलेज MDI में वो नेस्कैफ़े का आउटलेट होता था। और वहाँ पे हमेशा नेस्कैफ़े के छोटे छोटे जो गिलास थे वो पड़े रहते थे, बहुत गंदगी रहती थी। तो हमें इतना कूड़ा है पूरे कंट्री में, हाँ, और सब कुछ फ्री है। तो क्या हम ये फ्री कूड़ा लेकर किसी तरह उसे इनोवेटिवली उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ प्रोडक्टिव चीज़ में, और ऐसे हम बिजनेस बना पाएँ। जब हमने एक एक करके आइडिया पे थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम आइडिया लें उसके पास, हमारे पास कोई स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस आइडिया को काबिल करने के। और जैसे जैसे हम करने लगे तो हमें रियलाइज़ हुआ कि यार इवेंट मैनेजमेंट में हमारी क्या ही स्ट्रेंथ है। उस वक्त हमारी स्ट्रेंथ थी कि हमारे पास कॉलेज की ऑडियंस है, तो हम इवेंट मैनेजमेंट कर सकते थे। लेकिन अगर मैं अलग से जाके किसी कंपनी के पास जाऊं या किसी को बोलूँगी मैं आपकी शादी करा दूंगा, बोले तू कौन, तेरे से क्यों करवाऊँ मैं शादी। तो ऐसे ऐसे करके हमने सारी चीज़ें काटने शुरू कर दी। इवन सैंडविच शॉप की सैंडविच खोलेंगे, हमारा सैंडविच को क्यों खाएगा? क्या हम बहुत बढ़िया कुक हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी लोकेशन अच्छी होगी, उस लोकेशन में हमारा ही सैंडविच क्यों कोई खाएगा, किसी सबवे का क्यों नहीं खाएगा? तो बहुत सारे सवाल उठे, और फिर वो सवाल के जवाब जब हम नहीं दे पाए तो वो हम आइडिया ड्रॉप करने लगे। फिर हमारा आया कि यार ये वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज़ लग रही है और इसमें कोई कुछ काम नहीं कर रहा, हाँ, तो क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं? और हमने सोचा कि हम किसी वेस्ट मैनेजमेंट की फैक्ट्री लगाएंगे, हाँ। लेकिन फैक्ट्री किस चीज़ की? पहली बात तो जब वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबको लगता है यार वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा पड़ा है वो कर दो। कूड़े भी 100 प्रकार के, हाँ, पेपर कूड़ा है, वाटर कूड़ा है, MSW है, प्लास्टिक कूड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा है। कौन से कूड़े पे काम करोगे? ऐसा तो है नहीं कि हर कूड़े के तुम लाइन लगा सकते हो, हर चीज़ में पैसे लगते हैं, कलेक्शन, पहली बात। और दूसरा बात, कोई कूड़ा फ्री नहीं है। ये जो हमें लगता है कि कूड़ा फ्री है, वो कूड़ा फ्री नहीं है। कूड़े की कलेक्शन कॉस्ट है, उसे सॉर्टिंग कॉस्ट है, उसे वहाँ पे फैक्ट्री में उसे रिसाइकल करने की कॉस्ट है। तो हर चीज़ की कॉस्ट है। जो चीज़ फ्री लगती है वो फ्री है नहीं। तो हमने कहा यार अभी पैसे तो है नहीं हमारे पास, लेकिन ये सब करने में हमने बहुत ज्ञान पा लिया।
कहाँ से रिसर्च, कैसे रिसर्च करते थे? इंटरनेट से। अच्छा ठीक है। इंटरनेट से जाते थे हम, कॉन्फ्रेंसेस जाते थे बहुत सारे। अब अगर आप इंडिया में, और लॉकडाउन से पहले की बात है, लॉकडाउन के बाद तो मुझे पता नहीं अब कितने इवेंट होते हैं नहीं होते, हर चीज़ का इवेंट होता था ना। और कोई भी सब्जेक्ट ले लो, इवेंट होता है सर, या तो सरकार कर रही है या एनजीओ कर रही है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट कर रहा है, और वहाँ पे एंट्री लेना बहुत ही आसान है। पेड है तो अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाओ, फ्री में एंट्री मिल जाएगी। अनपेड है तो घुस ही सकते हो। हाँ, और उसमें वो हर तरह के ब्रोशर बांटते हैं, हर चीज़ की, सब अपनी मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और सब ज्ञान बांटने के लिए। तो हम जाके ज्ञान लेते, हम वी वर द ओनली वन जो जाके सिर्फ ज्ञान समेट रहे थे कि यार मुझे ब्रोशर दो। वो घर जाके ब्रोशर पढ़ते थे कि क्या बोल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी दे रहा है। हम जितने भी वो पैनलिस्ट होते थे उनके पास अलग से जाके मिलते थे कि आपने ये बोला, आज तक किसी ने उनसे उस पर सवाल नहीं किया, हम उनसे सवाल करते थे, उन्हें मेंटर बना लेते थे, उनसे और ज्ञान लेते थे। ऐसे करके हम 4 महीने में कम से कम 20-30 इवेंट अटेंड करने लग गए। अब इवेंट की भी एक बहुत खास बात है इंडिया में, आप 5 इवेंट करो उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा सेम लोग ही आपको हर इवेंट में मिलने लगेंगे, राइट। सारे इंडस्ट्री के लोग वही इवेंट में जाते रहते हैं और एक दूसरे को ज्ञान देते रहते हैं। जब आप 10 बार चल जाओगे इवेंट में, आपको एक्सपर्ट माना जाएगा, क्योंकि आप वही ज्ञान ले रहे हो और वही ज्ञान आप फिर से उन्हें सुना रहे हो, आप यू साउंड इंटेलिजेंट। तो 4 महीने बाद वी बिकेम एक्सपर्ट्स। कोई भी सवाल पूछता था, हमारे पास जवाब होता था, क्योंकि हम उस पर रिसर्च कर रहे थे, पढ़ रहे थे, कर रहे थे। तो हमें लोग एक्सपर्ट मानने लग गए। तो हमने कहा हम क्यों ना वेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग कर लें। कंसल्टिंग क्यों? क्योंकि पैसे नहीं लगते, नॉलेज के पैसे हैं। ये हमने शुरू किया और फिर हम सारी कंपनीज को पिच करने लगे कि हम आपका वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। हम इंडियन रेलवेज़ के पास गए, हमने कहा आपकी राजधानी शताब्दी चलती है, उसमें इतना कूड़ा इकट्ठा होता है क्योंकि आप खाना खिलाते हो। हाँ, वो कूड़ा आप ऐसे फेंक देते हो, अगर आप उसे रिसाइकल करो तो आप पैसे बना सकते हो और आप रिड्यूस भी कर सकते हो अपनी कॉस्टिंग। तो हमने उनके लिए पूरी स्टडी की। हम सुबह जाते थे, कोई चंडीगढ़ चले गए या भोपाल चले गए और शाम को वापस आ जाते थे, और फिर कैलकुलेट करते थे कि कितना कूड़ा जनरेट हुआ, कितना कूड़ा का कितना निकल सकता है, अभी उस कूड़े का क्या हो रहा है, जो बोतलें कलेक्ट हो रही है वो स्टेशन पे कौन लेकर जाता है, कहाँ पे इकट्ठे हो रही हैं, क्या वेट होता है, क्या कैसे कम कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने बहुत सारी चीज़ें की और फिर हमने रियलाइज़ किया कि जो ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है बहुत ही डिफ़िकल्ट है इंडिया में, क्योंकि ऑलरेडी इतने कबाड़ी वाले हैं जिनका माफिया बना हुआ है, और ये सीधे साधे कबाड़ी वाले नहीं, ये बिल्कुल इनका मतलब गुंडे वाले कबाड़ी वाले। तो इनसे अगर तुम माल लेकर बिजनेस बनाने वाले तो बहुत डिफिकल्ट है उन्होंने लिए। जो नया टाइप ऑफ कूड़ा आया था वो ई वेस्ट आया था। तो क्या मैं जो नई चीज़ है उस पर एक्सपर्ट बन सकता हूँ? तो हमने कहा हम ई वेस्ट के एक्सपर्ट हैं। किसी ने बोला नहीं, हमने खुद बोला या हम ई वेस्ट के एक्सपर्ट हैं। और हम कंपनीज के पास जाने लगे कि यार तुम ई वेस्ट जनरेट करते हो, हम तुम्हारे। अप्रोच कैसे कर रहे थे आप? कह रहे हो आपने इंडियन रेलवेज को भी अप्रोच कर दिया? हाँ, तो बस लोगों के पास जाते थे, या तो उनके कॉन्फ्रेंस के कोई आया होता था। अच्छा। फिर फिर उन्हें बाद में उनके ऑफिस में मिलते थे कि हमें मिलना है, हम आपको बात करने आते हैं। और फिर उन जो हमें लगता था उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम स्लाइड में डाल के उसका सोल्यूशन सजेस्ट करने जाते थे। आपको वो टाइम दे देते थे? हाँ, टाइम यार, अगर जैसे मैंने आपको टाइम दिया, आपने मुझे 5 बार मेल की, मैंने रिप्लाई किया ना, वैसे ही हम 10 बार मेल करते थे, फ़ोन करते थे। उस वक्त व्हाट्सएप नहीं होता था, लेकिन पीछे पड़ जाते थे, इधर टाइम दे देता था बंदा। और फिर हम दोनों का MBA का भी था, तो MBA का नेटवर्क में कोई सीनियर कहीं उधर काम करता है वगैरह वगैरह। तो ऐसे हमने जब करना शुरू किया तो फिर लकीली नोकिया उस वक्त सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी थी, इतने फ़ोन बेचती थी और उनका ई-वेस्ट जनरेट होता था, कुछ कर नहीं रहे थे वो। तो उनका जो इन्वायरमेंट मैनेजर था उस वक्त, हम उसके पास गए और हमने कहा हम ये कर सकते हैं। अब उसने सोचा यार 2 नौजवान बिल्कुल यंग लड़के, हाँ, और ऑलमोस्ट फ्री में मैं काम करा सकता हूँ इनसे, हाँ, और जो इनको करना है वही मैं इनसे करवा सकता हूँ। तो उसने हमें हायर कर लिया एज अ कंसल्टेंट और हम नोकिया का रिसाइकलिंग प्रोग्राम चलाना शुरू कर दिया। वो 2 साल हमने जितना सीखा है वो हमारी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग है। सप्लाई चेन को लेकर कि मटेरियल मूवमेंट कैसे होती है मार्केट में, फ़ोन कैसे बिकते हैं, फ़ोन कहाँ जाते हैं, पुराना फ़ोन कहाँ जाता है वगैरह वगैरह। और वो 2 साल हमने किया। सैलरी मिल रही थी इस टाइम पे? सैलरी नहीं मिल रही थी, वो हमें कंसल्टिंग फीस दे रहे थे, लेकिन बहुत ही कम। लेकिन हमारा मकसद था कि यार हमें सीखना है। घर से सपोर्ट मिल रहा था? यार हमारा खर्चा ही नहीं था ना, तो दोनों घर पे रहते थे अपने अपने। तो घर वाले ये नहीं कहते थे कि तुमको MBA कराई है, इंजीनियरिंग कराई है, अभी तक घर बैठे? कैसे, लेकिन ठीक है, हमने कहा कि यार हमें 2 साल दो, हम अपने आप निकालेंगे। हाँ,
लेकिन मतलब बर्डन नहीं थे। तो ये भी अच्छी बात थी कि हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे कि यार अगर तुम कमाओगे नहीं तो हमारा कैसे गुजारा चलेगा। हम दोनों के पेरेंट्स अपने आप कमाते थे। हम दोनों की बहनें थी, हमें ऐसा प्रेशर नहीं था कि बहनों की शादी करानी है और तुम्हें उसके लिए पैसे इकट्ठे करना है। तो हम काफ़ी लकी थे कि हमें इंडिपेंडेंस दी जा रही थी वो, कि यार तुम कुछ भी कर सकते हो। और तुम दोनों ने MBA कर रखी है, तो ऐसा भी नहीं है कि 2 साल के बाद तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। जब तुम्हें नौकरी चाहोगे तो मिल जाएगी। और वो कैसी नौकरी मिलेगी वो अलग बात है। तो घर पे रहते थे, हमें जो खर्चा निकालना होता था वो पेट्रोल का निकालना होता था और टेलीफोन का। खाना घर पे मिल जाता था और बाहर रेडी पे खा ही लेते थे खाना। तो ऐसा हमारा काम चलता था और हमें मिलते थे कुछ 40-50 हज़ार रुपये दोनों को मिल के। ठीक है। और हमारा उसमें से 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा होता था, तो बाकी हम सेविंग कर लेते थे कंपनी में कि यार जब भी अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। रजिस्टर कर रखा था उसने? हाँ, सब कुछ हमने MBA में ये सब सीख लिया था। तो हमने ये सब पहले दिन ही कर लिया था और ये करते रहे। फिर 2 साल हम करते रहे। हमने कहा यार फिर कंसल्टिंग में हमें HP का भी प्रोजेक्ट मिल गया, ऐसे 1-2 प्रोजेक्ट और मिल गए। लेकिन उसमें हमने ये रियलाइज़ किया कि कंसल्टिंग में इतना बड़े बन नहीं सकते, क्योंकि हर बंदे को चाहिए नकुल मनदीप। हमने 2-3 लोग हायर भी किए थे, उनसे कोई काम नहीं कराना चाहता था। वो चाहते थे कि हर मीटिंग में नकुल मनदीप आए, वही प्रेजेंटेशन दें, वही रिसर्च करें। ये सब तो इन्होंने पता नहीं क्यों कंपनी बना ली है। तो हमने रियलाइज़ किया कि अगर हमें कुछ और बड़ा करना है तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि अभी तक हमने कोई रिस्क नहीं लिया था, कोई हमारा पैसा नहीं लगा था, कोई वो नहीं आया था। तो हमने 2010 के एंड में हमने सोचा अब फैक्ट्री लगाएंगे। ठीक है। हमने इतनी रिसर्च, वो इवेंट्स का चलता रहता था, हम हर इवेंट में जाते थे। हम वेस्ट मैनेजमेंट में कोई भी उस वक्त इंडस्ट्री में ऐसा बंदा नहीं था जो हमें नहीं जानता था। ठीक है। हर चीज़ के लिए हमें उल्टा गवर्नमेंट की E-वेस्ट पॉलिसी बनाने के लिए एक कमिटी बैठी थी, हमें उसमें एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था कि आप बताओ कि हम E-वेस्ट पॉलिसी बना रहे हैं। कब की बात है ये 2010 की। ठीक, मतलब आपको 1 साल हुआ था ऑलमोस्ट? हाँ ठीक है। हाँ, कि आप बताओ कि E-वेस्ट पॉलिसी बना रही है, हम सही बना रहे हैं नहीं बना रहे। तो मतलब आप सोचो कि मतलब हमें 1 साल हुए को कमिटी में बुलाया जा रहा है कि बताओ कि E-वेस्ट, क्योंकि हमने गवर्नमेंट्स को लेटर लिखे थे कि लॉ होना चाहिए, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा ये स्मार्ट लड़के लग रहे हैं, इनसे करा लेते। तो 2010 के एंड में हमने कहा फैक्ट्री लगाएंगे। हमने इतनी सारी रिसर्च कर ली थी, तो हमने कहा ये टायर की फैक्ट्री। और उसी वक्त ये शुरू हुआ था कि सब्सिडी कम कर देंगे डीजल पे। हाँ, तो डीजल हमने एक प्लांट है टायर पायरोलिसिस का, प्लास्टिक पायरोलिसिस। बेसिकली प्रेशर कुकर में अगर आप रबड़ डाल दो, हाँ, तो जो रबड़ बना किससे, पेट्रोकेमिकल से, तो वो वापस अपने पेट्रोकेमिकल में आ जाता है। और उसको डिस्टिलेशन के थ्रू, आप केमिकल इंजीनियर हो, डिस्टिलेशन के थ्रू करो तो गैस फिर से वापस पानी, वो तेल बन जाता है। रबड़ में कार्बन निकल जाता है और टायर में स्टील होता है, रेडियल टायर होता है, तो वो स्टील अलग हो जाता है। तो मोटा मोटा यही है, उसी का बड़ा प्लांट वर्जन हमने कहा हम लगाएंगे इंडिया में। हमारा दूसरा प्लांट था इंडिया में। हम चाइना गए, चाइना में पूरा अपना प्लांट बनवाया और लेकर आए। उसके लिए पैसे चाहिए थे। हाँ, वही पूछने वाला था। तो पहले गए हम अपने दोनों पिताजी के कि यार हम 2 साल हो गए, अब हम ये करना चाहते हैं, अब हमें समझ आ गई है। तो 2 साल में हमारे पिताजियों की भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि यार 2 साल अपने आप तो सस्टेन कर गए, घर से तो पैसे लिया नहीं उन्होंने, और कमा भी लिया थोड़ा, और नोकिया के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नोकिया में अवार्ड भी मिल गए थे कि ये इन्होंने अपकमिंग लड़के हैं ये सब, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। तो हमने बैंक लोन लिया। हमने कहा कि बैंक लोन लेंगे, लेकिन बैंक लोन में 20% खुद लगाना होता है, 80% बैंक देता है, और वो 20% हमें अब अपने पिताजी से। तो उन्होंने बोला अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ। हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, उन्होंने फाड़ के फेंक दी। उन्होंने कहा ये क्या है तुम्हें, बैंक वालों ने? नहीं, पहले अपने पिताजियों ने। वो क्या करते हैं तो मेरे पिताजी प्राइवेट सेक्टर में थे, और मनदीप के पिताजी खुद का बिजनेस चलाते थे। ठीक है। तो उनको बिजनेस का ज़्यादा आइडिया था। तो हमने कहा नहीं हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। फाइनली हमने उन्हें कन्विंस कर लिया। फिर हम बैंक्स के पास गए। बैंक्स तो हमें रिजेक्ट कर गए। हर बैंक, हम इतनी मोटी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती थी, हम लेकर जाते थे कि ये करना है। ऐसे हम करते गए, हम कम से कम 10-12 बैंक गए, हर जगह रिजेक्शन। 13वें बैंक में हम गए थे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में हमें बैंक मैनेजर की जो बेटी है वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कर रही थी। तो उसने किसी तरह उनकी बात हुई और उनको प्रोजेक्ट अच्छा लगा, उन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे। तो ऐसे, तो मेरे लिए सबसे बड़ा लेसन था कि गिव अप नहीं मारना, वरना लोग 4 बैंक से रिजेक्शन के बाद ही बोलते हैं यार बैंक तो नहीं देगा।
कोई तो देगा। मतलब तो लाइफ में ना कभी गिव अप नहीं। कितना लिया था आपने स्टार्टिंग में इनिशियल लोन? हमने लिया था 60 लाख के करीब लोन लिया था? 60 लाख टोटल था, तो अच्छा, मतलब ठीक है 80% लोन था, ठीक है। बाकी अपने फादर से। वो हमने मशीन ऑर्डर कर दी थी, उसके अब डिलीवरी के टाइम में पेमेंट करनी थी, तो हम तब बैंक पे लगे हुए थे कि यार ये बैंक मान जाएगा, ये बैंक मान जाएगा। और उसकी टोकन अमाउंट भी देके आए हो कुछ? हाँ, टोकन अमाउंट तो पिताजी से लेकर दे दिया था वो नहीं दे पाए थे हम। ठीक है। तो वो मतलब एंड में जब उसकी डिलीवरी टाइम आ गई तब जाके एकदम से वो बैंक माना, वो हुआ, उससे पेमेंट की, और तब जाके वो फिर हमने 2 साल वो फैक्ट्री चलाई। हमने फरीदाबाद में फैक्ट्री चलाई। फरीदाबाद क्यों? क्योंकि जो मनदीप के पापा थे उनकी फरीदाबाद में फैक्ट्री थी, तो हमें कहा कि यार सपोर्ट मिल जाएगा। उस टाइम पे शायद फरीदाबाद में वो इंडस्ट्रियल एरिया भी था जहाँ पे सब्सिडी टाइप्स मिलती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब्सिडी कुछ, ये क्योंकि ये इंडस्ट्री नोन ही नहीं थी मार्केट में, तो इसके लिए कोई नॉर्म्स ही नहीं थे। तो मतलब किसी के पास भी जाओ तो बैंक के साथ भी यही प्रॉब्लम थी ना, उन्होंने बोला यार ये क्या चीज़ है, हमें तो पता ही नहीं है, ये तो कोई बेंचमार्क नहीं है, कोई इंडस्ट्री स्टडी नहीं है, तो मैं कैसे लगा दूँ इसमें पैसे। तो ये दिक्कत थी। तो ना कोई सब्सिडी थी, ना कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट था। हमने फैक्ट्री लगाई और 2 साल चलाया। और इंडिया में अगर तुम फैक्ट्री चला लो ना, तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि फैक्ट्री चलाना सबसे मुश्किल काम है। हमने भी, हमारे भी लेबर को हैंडल करना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़। लेबर को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, गवर्नमेंट एजेंसी है, बिजली विभाग है, एनवायरनमेंट विभाग है, 10 तरह के विभाग हैं। हाँ, लेबर विभाग है, फायर है, मतलब उनका बस ये काम है कि उनका बस चले, हर फैक्ट्री बंद कर दें। तो वो बस आते हैं, परेशान करते हैं। और हमने की थी MBA, तो हमने कहा था कि यार फैक्ट्री बनाएंगे तो बिल्कुल ही येलो लाइन होंगी और लेबर यूनिफॉर्म पहनेगी और ये सब करेगी। कुछ नहीं होता। हमने लेबर पे इतने पैसे लगाए कि यार यूनिफॉर्म पहनो, स्मार्टली करो, ये कुछ नहीं, हेलमेट पहनो, कुछ नहीं। लेबर कहती है अरे मेरे को 2 किलो गुड़ दे देना, बस मेरा उससे काम चलेगा, मुझे यूनिफॉर्म वगैरह नहीं पहनूंगा। सब धोती में काम करते थे। तो 2 साल जो ये पूरा मैनेजमेंट हमने सीखा, वो उससे बेटर लर्निंग ग्राउंड नहीं था। हमने 1.5 साल में पैसे बनाने शुरू कर दिए। उससे पहले लॉस में ऑपरेट कर रहे थे? नहीं, तो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, लेकिन सारा रिकवरी भी तो करना है जितना पैसे लगाया। बैंक लोन ना बहुत सर पे दर्द करता है, क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक VC इन्वेस्टमेंट कि अगर तुम्हारा उड़ गया तो कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे नहीं उड़ता तो तुम्हारे पिताजी की प्रॉपर्टियाँ जब्त हो जाती। वो बहुत बड़ा प्रेशर था। तो हमने करना शुरू किया और हमने 1.5 साल में लोन भी चुका दिया, पूरा रीपे कर दिया, और हम फ्री कैपिटल पे बैठने लग गए। उस वक्त आई थिंक वो सबसे हमारे लिए क्रिटिकल टाइम था, जब हमने कहा कि यार ये वाली जो इंडस्ट्री है ना, वो हमेशा लीनियरली ग्रो करेगी। मैंने इतने पैसे लगाए, मैंने इतना ROI निकाला, अब मुझे इसको 10 टाइम्स ग्रो करना है तो 10 टाइम्स पैसे लगाने पड़ेंगे और उतना ही ग्रो करेगा। ये नहीं है कि मैं 2 टाइम पैसे डालूंगा और 10 टाइम ग्रो करेगा। मैं ऐसी इंडस्ट्री में नहीं बैठना। हमें इंटरनेट एनेबल्ड इंडस्ट्री में बैठना है जिसमें स्केलेबिलिटी मल्टीपल पे मिले, रादर देन जितना लीनियरली मिले। उल्टा हमारे दोनों पिताजियों ने बोला यार तुम अच्छे खासे फैक्ट्री चला रहे हो, पैसे बन रहे, पहली बार लाइफ में तुम पैसे बना रहे हो, तुमने सारी, मतलब उस वक्त हमारी कंपनी बेस्ट कंपनी थी इस डोमेन में। मतलब लोग हमारे दूर दूर से, नागपुर और मोहाली से लोग प्लांट देखने आते थे कि यार ऐसा प्लांट चलाना है, क्योंकि एकदम से वो सब जब सक्सेस देखते हैं तो सब लोग कहते हैं यार ये धंधा करेंगे, ये धंधा करेंगे, ये धंधा करेंगे। तो हमने कहा यार ये टाइम हो गया निकलने का इस इंडस्ट्री से, तो हमने वो फैक्ट्री बेच दी। क्या उस टाइम पे, मतलब एक तरह से देखा जाए एग्जिट ही हुआ है? एग्जिट हुआ। क्या वैल्यूएशन थी उस टाइम पे? वैल्यूएशन नहीं होती यार, मतलब तो जितना हमने पैसे लगाया था उतना पैसा हमने वापस निकाल लिया था। ठीक है, 60 लाख रुपए। हाँ, और मतलब लोन भी चुका चुके थे हम, तो हमारे पास कोई वो नहीं था। तो मतलब मेरे लिए तो काफ़ी। और 1.5 साल के बाद ही बेच दी थी? 2 साल में बेच दी थी। 2 साल में बेच दी थी, ठीक है। तो मतलब लमसम में मान के चलूँ तो 4 लाख रुपए महीना कमा रहे थे आप, तभी 1.5 साल में रीपे हुआ। 4 लाख ये हो गया और 6 महीने के और हो गए, 24 लाख रुपए हो गए। 24 लाख प्लस 60 लाख। यार अब तो मेरे को मैथ्स याद नहीं। नहीं, मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ ताकि इतना पैसा था पोटेंशियली जो कि आप छोड़ के निकले। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे दोनों पिताजी बहुत ही परेशान किया। उन्होंने कहा कि तुम छोड़ कैसे सकते हो। हाँ, क्योंकि लॉजिकली 4 लाख रुपए महीने के एवरेज आ रही है और तुम जिंदगी भर 4 लाख रुपए कमा सकते हो। तो हमने कहा नहीं, ये इंडस्ट्री सही नहीं है,
क्योंकि इसमें लिमिटेशन है ग्रोथ की। हमें तो इंटरनेट इनेबल्ड बिजनेस में ही जाना है और हमें फरीदाबाद से बाहर निकलना है, क्योंकि फरीदाबाद में जिन टाइप ऑफ लोगों से हम मिल रहे हैं और इंटरेक्ट कर रहे हैं वो हमें को ग्रो नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो उनकी थिंकिंग वही है कि फैक्ट्री चलाओ, फैक्ट्री को कैसे ग्रो करो, एक फैक्ट्री लगाइए, अब दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगा लो, तीसरी फैक्ट्री। कोई भी इंटरनेट के बारे में नहीं सोच रहा। तो हमें गुड़गांव वापस आना है, क्योंकि गुड़गांव में लोग ऐसे सोचते हैं, मतलब स्टार्टअप कल्चर में ऐसे सोचते हैं, ऐसे लोग ग्रो करते हैं, तो वो हमें वापस जाना। तो फिर हम वापस आ गए और 2013 एंड में हमने कैशबाय शुरू करी। ठीक है, आइडिया कहाँ से आया इसका? तो आइडिया वो वेस्ट मैनेजमेंट से ही पहले से ही हमारे दिमाग में था। हमारी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हमारे पैसे नहीं थे कभी शुरू करने के, क्योंकि इसमें इनिशियल पैसे लगते ही हैं। ऐसा नहीं होगा पहले दिन से लोग आपको फ़ोन बेचना शुरू कर देंगे या खरीदना शुरू कर देंगे। तो जब 2013 एंड में हमने शुरू किया, हमने कहा ये हमने कमाए हैं, अब ये लगा देते सारा। हमने सारा अपना पैसा इसमें लगा दिया और हमने कहा कि पहले हम बेचेंगे, लैपटॉप बेचेंगे, क्योंकि सेकेंड हैंड लैपटॉप ऑनलाइन नहीं बिकता। तो हमने ऑनलाइन बेचना शुरू किया। खरीदते थे कहीं और से? खरीदते थे नेहरू प्लेस से, ठीक है, और ऑनलाइन बेचते थे। जब हमने बेचना शुरू किया, हमने रियलाइज़ किया डिमांड तो बहुत भयंकर है, क्योंकि प्राइस पॉइंट बहुत डिफरेंट है। अगर उस वक्त नया लैपटॉप स्टार्टिंग 25,000 का था, हम 12,000 का लैपटॉप बेच रहे थे। अब जो नेहरू प्लेस नहीं जा सकता, इवन से भिवाड़ी का बंदा है, नेहरू प्लेस नहीं जा सकता, तो वो बोलेगा यार ऑनलाइन कुछ दिख जाए तो मैं ले लूँ, राइट, क्योंकि लैपटॉप रिक्वायरमेंट तो थी सबकी। तो डिमांड बहुत तगड़ी मिली हमें, लेकिन प्रॉब्लम सप्लाई की थी, क्योंकि सारे जो वेंडर्स या डीलर्स या रिटेलर जो सेकेंड हैंड लैपटॉप में करते हैं बहुत ही अनप्रोफेशनल थे। आज हैं कल नहीं है, आज मटेरियल है कल नहीं है, आज ये रेट है कल ये रेट है। तो जैसे हमने 20 लैपटॉप खरीदे, बेच दिए, हम वापस गए अपने उसके बाद वेंडर के पास, उसने कहा अच्छा 10 का लिया था अब 12 का मिलेगा। क्यों 12 का मिलेगा? कह रहा बस मेरी मर्जी। तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी मैंने 12 का बेचा अपने कस्टमर को, वो अपने दोस्त को लेकर आ रहा है, तो अब मैं उसे 14 का तो बेच नहीं सकता। बोलेगा यार बेवकूफ़ बना रहा है, इसके साथ तो मैं कभी काम नहीं करूँगा। दिस इज़ नॉट हाउ बिजनेस वर्क्स, यू हैव टू बी ट्रू टू योर कस्टमर, राइट। तो हमने कहा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें कस्टमर से ही डायरेक्ट सोर्स करना पड़ेगा, जो भी है उसको खुद ठीक करना पड़ेगा और फिर हम बेचेंगे। और क्वालिटी ऑफ रिफर्बिशिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, वो नकली पार्ट लगा देते थे, वो चले ना चले, हम 6 महीने की वारंटी देते। तो हमने कहा ये सब अपने कंट्रोल में लाना। तो आपने इन हाउस टीम बिल्ड कर रखी थी रिपेयर करने की सब खुद? अरे हमने बेसमेंट लिया एक घर का और उसमें खुद शुरू किया गुड़गांव में कि यार क्या होगा, हर दूसरे दिन नेहरू प्लेस जाता था लड़का, पार्ट्स खरीदता था, ठीक करता था, हम करते थे, कोरियर कंपनी के साथ टाइप कर लिया था। ऑनलाइन उस वक्त शॉपिफाई टाइप होती थी, ज़ेप्टो वगैरह, हाँ, उन पे ऑनलाइन स्टोर बना लिया था। अपने जितने भी फेसबुक पे दोस्त बनाते जाते थे और उनको पिंग करते रहते थे कि यार अगर लैपटॉप खरीदना है तो इधर से खरीद लो। यही करते थे, ऑर्गेनिकली ही चला रहे थे हम। पैसे यार मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं थे ना, इन्वेंट्री के खरीदते थे ना हम फैक्ट्री वाले लोग थे, हमें समझ आता था इन्वेंट्री करो, वैल्यू ऐड करो, उसे बेचो, ऐसे प्रॉफिट बनता है। हमने कभी उसमें भी फैक्ट्री में भी मार्केटिंग पे पैसा खर्च नहीं किया था, क्योंकि सारा B2B प्रोडक्ट था, तो हमें आता नहीं था मार्केटिंग। हमें अभी भी नहीं आता मार्केटिंग, बाय द वे। मैं हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन तो ये जर्नी रही। तो फिर हम सोर्सिंग पे फोकस करने लगे और फिर हमने रियलाइज़ किया यार सोर्सिंग ही प्रॉब्लम है लाइफ की, क्योंकि बेचने वाले तो बहुत है। हर दुकानदार जो आपके मार्केट में बैठा है, ही इज़ रेडी टू सेल सेकेंड हैंड फ़ोन, लैपटॉप, लेकिन उसके पास सप्लाई नहीं है। क्यों उसके पास सप्लाई नहीं है? ऑनलाइन खरीद रहे हैं लोग, तो ऑनलाइन बेचेंगे ना, ऑफलाइन नहीं बेचता। अब ऑफलाइन बेचेगा भी तो फॉर एग्जांपल अभी मोबाइल में हमारे 750 SKU हैं। अब जो लोकल दुकानदारों से याद थोड़ी रहेगा कि 750 SKU, अगर भाई नोकिया 710 ले आया, इसका क्या रेट है, फिर नहीं पता मुझे। तो वो हर चीज़ पे 2,000 रुपये लगा देता है। तो बोलता है यार मैंने 50,000 का फ़ोन खरीदा, 2,000 रुपये लगा रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं, वो कैसे बताए उसको, उसकी कोई कंप्यूटर वाली मेमोरी तो है नहीं। तो हमने सप्लाई पे फोकस करना शुरू कर दिया कि यार अब हम सप्लाई कैसे कस्टमर को मेक श्योर करेंगे कि उसके लिए बेचना आसान हो। उस वक्त क्या था, OLX, क्विकर वगैरह। अगर आपने कभी कोशिश किया OLX क्विकर पे बेचने के लिए? हाँ। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं अपने भाई को लगा रखा होता था काम पे। हाँ। मतलब मेरा भाई सही है इन मामलों में, वो मतलब कोर है, मतलब आपकी कंपनी का बहुत अच्छा एम्प्लॉय हो सकता है वो। उसको जैसे कि मान लो कोई चीज़ 10,000 रुपये की असली में मार्केट प्राइस है, तो वो 6-7 हज़ार रुपये की खरीद सकता है और उसको 12,000 की बेच भी सकता है। हाँ, तो टाइम लगाता होगा ना वो। हाँ, मतलब ये मान लो पापा ने एक बार उसको ये भी कहा था कि तू इन्वेस्टमेंट ले मुझसे,
तू यही काम कर, OLX से खरीद के आगे बेचा कर। तो पर मेरे लिए नहीं है वो, हर एक बंदे के लिए नहीं है। नहीं यार, चांसेस कि तुम्हें अच्छी डील मिल जाए हाँ, बहुत कम है। और सबसे बड़ा रिस्क ये लगता है, जो कि मुझे पर्सनली लगता है, कि वो खराब हुआ तो नहीं खराब, तो आप तो खरीदने की बात कर रहे हो। हाँ, बेचने के लिए भी अभी तो इतने स्कैम चल रहे हैं OLX को कर पे कि वो पेटीएम कर देते हैं। पेटीएम, मैं फौजी हूँ। हाँ, ये है वो है। तो मतलब बहुत ही रिस्की प्लेटफॉर्म है। हाँ, उस टाइम पे ये वाले प्रॉब्लम नहीं थे, उस टाइम और ही प्रॉब्लम थे कि यार कितने कॉल जाते हैं, कितने वो आते हैं। अगर लेडीज अपना नंबर डाल देती हैं, उन्हें परेशान करने लग जाते लोग। तो हमने कहा ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, हम एक प्राइस देंगे और हम हमेशा बेस्ट प्राइस कोशिश करेंगे। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होगी कि अगर आपका ये ठीक है तो ये है, ये ख़राब है तो इसके इतने काट रहे हैं हम। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल लैपटॉप बेच रहे हो, उसका DVD ड्राइव ख़राब है तो DVD ड्राइव 2000 रुपये के आते हैं, 2000 रुपये काटेंगे हम, 5000 रुपये नहीं काटेंगे। उस हिसाब से हमने वो ऐसे कैलकुलेटर बनाया और फिर हम खरीदना शुरू कर दिया। और फिर तब से हम फोकस ही कर रहे हैं कि बस हाउ डू वी मेक श्योर दैट द कस्टमर गेट्स द बेस्ट प्राइस, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम खरीद पाएँ और उसका बेस्ट एक्सपीरियंस हो। तो अगर आपने हाथ डाला विदिन 48 आवर्स आपका आइटम बिक जाए और डोर स्टेप पे पैसे मिल जाए। अब हम महीने के 1 लाख डिवाइसेस खरीदते हैं। ये स्टोरी है। तो बीच में पैसा कहाँ से आया? मतलब लॉजिकली आपने 80-85 लाख रुपए लगा के शुरू किया, तो सारा इन्वेंट्री मॉडल था। हाँ, तो पैसा तो खत्म हुआ होगा। हाँ, तो खत्म हो गया। फिर फंडिंग रेस की हमने, तो 2015 में हमने पहली बार फंडिंग रेस की। फंडिंग भी जैसे आप कह रहे हो मुझे फंडिंग चाहिए। हाँ, मैं ऐसी टी-शर्ट पहन के बहुत घूमा और हमें एक ही चीज़ आता था, इवेंट में जाना। तो हम जितने भी फंडिंग के इवेंट्स हैं उसमें जाना शुरू कर दिया। और पहले तो हमें समझा कि यार, पहले हम एक्चुअली बैंक पे गए, हमने कहा हमने ये शुरू किया, अब हमें पैसे दे दो। बैंक ने बोला ये सब काम नहीं करते हम। हाँ, ये ऑनलाइन हमें नहीं समझ आता, इसके लिए तो तुम्हें कहीं और से पैसे लेने पड़ेंगे। तो हमने समझा वेंचर कैपिटल क्या होता है। अब वेंचर कैपिटल समझने में हमें 1 साल लग गया। हम इवेंट पे गए, हमने कहा यार वैल्यूएशन कैसी होती है, कोई क्यों इन्वेस्ट करता है, अगर वो पैसे डूब गए फिर क्या होगा। ये सब चीज़ें सुनने में तो बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन जब समझने बैठते हो तो उस वक्त हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड था। और उस वक्त लोग भी कम थे जो ये समझा सकें, क्योंकि इकोसिस्टम इतना है। हाँ, उस वक्त स्टार्टअप कल्चर ही नहीं था। तो हम इवेंट्स में जाए, लोगों से इन्वेस्टर से मिले, उन्हें पिच किया, ये किया। हमारा कोई वो नहीं था, नेटवर्क नहीं था जिसमें हम लोगों को जानते थे कि यार तूने पैसे उठा रखे हैं तो हमें बता दे। सब कुछ अपने आप ही सीखा समझा। हमें अक्टूबर 2014 तक सबने मना कर दिया था। ठीक है, कितने लोगों पे गए थे आप? जिसके पास भी जा सकते थे हम सब पे चले गए थे, जिसको भी हम अप्रोच कर सकते थे हम कर दिया। ठीक है, कोई नहीं बचा होगा मार्केट में जिसने हमें टाइम दिया और हम ना पहुंच गए हों। ठीक है, सबने मना कर दिया। हमने कहा यार अब हमारे पैसे खत्म हो गए थे, हमने कहा यार अब नहीं, ग्रोथ पे फोकस नहीं करेंगे, अब प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करेंगे। तो हम कुछ 700-800 डिवाइसेस कर रहे थे उस वक्त। हाँ, हमने कहा बस अब 700-800 डिवाइसेस पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 800 डिवाइसेस पे पैसे बनाएंगे। हम जनवरी से प्रॉफिटेबल हो गए और फरवरी में हमें फंडिंग मिली। अच्छा, प्रॉफिटेबल आते ही हो गए। प्रॉफिटेबल हुए। उनमें से पुरानों में से कोई आया? पुराने में से आए। उन्होंने कहा यार जो तुम धंधा बना रहे हो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमसे पैसे लोगे क्या? उन्होंने कहा क्यों नहीं लेंगे। तो ऐसे हमारी पहली फंडिंग हुई। क्या वैल्यूएशन थी उस टाइम पे? 3 करोड़ रुपए मिले थे पहले राउंड में, और आई थिंक हमारी 18 करोड़ वैल्यूएशन हुई। 3 करोड़ पे, और कितना परसेंट डिल्यूट हुआ था? 15%। 15% डिल्यूट हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद ये पैसा लगाया, आया, फिर इन्वेंट्री में डाल दिया? नहीं, तो इन्वेंट्री में भी डाला, मार्केटिंग में भी डाला, सब कुछ डाला, उसे नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करे, फिर 5000 तक पहुंचे, फिर नेक्स्ट राउंड रेज किया, उसमें और पैसे लिए। हर एक राउंड में कितने % डिल्यूट करा? एक स्टैंडर्ड रखा या फिर? नहीं, मोटा 15-20% ही होता था। ठीक है, 15-20%। और किस तरीके से आप ग्रो कर रहे थे हर राउंड पे? यार डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट ग्रो करे हैं। जैसे 2008-18-19 में काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। डिमोनेटाइजेशन के बाद बिल्कुल, डिमोनेटाइजेशन पे हम बिल्कुल मरने वाले थे। क्योंकि हमारी कंपनी का नाम था कैशिफाई, और हमारे पास कैश था नहीं देने के लिए। उस वक्त हम कैश देते थे। तो तुम फ़ोन या लैपटॉप बेचो और हम तुम्हें कैश देते थे, हमारा लड़का। लेकिन अब कैश ही नहीं था सिस्टम में, तो हमने पूरा 2017 में लग के पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। फिर हम कैश की जगह आप कैशिफाई से बैंक ट्रांसफ़र ले सकते हो, वाउचर ले सकते हो, अमेज़ॉन का वाउचर ले सकते हो, पेटीएम, मोबीक्विक, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कैश नहीं ले सकते। ठीक है।
सेफ्टी ऑल्सो इन्हांस हो जाती है ना। अगर कोई चोरी का फ़ोन बेच रहा है, राइट, अगर मैं उसे कैश दे दूँ तो उसके पास तो कोई ट्रेल रह नहीं गई। अगर जब बैंक ट्रेल रहती है तो हमेशा जिससे मैं खरीद रहा हूँ और फिर जिसको बेच रहा हूँ उसके लिए सेफ्टी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मैं आगे बेच भी रहा हूँ ना किसी को। अगर उसे हमें पता है कि किससे खरीदा, तो अगर कोई ऐसा केस भी आता है तो हमेशा ट्रैक करना आसान होता है। मार्केटिंग क्या क्या करते थे? मार्केटिंग यार बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। ऑटो, अगर आप गुड़गांव आए हो तो ऑटो पे हमने बहुत एड्स किए हैं। अच्छा। हमने डिजिटल बहुत किया है, फेसबुक, गूगल। अब आजकल हम यूट्यूब पे बहुत करते हैं, तो हमारा यूट्यूब का कैशिफाई का चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आप इन्फ्लुएंसर बन रहे हो वहाँ पे? इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें टेक की नॉलेज है वो हम अपने कस्टमर्स को शेयर करें, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि कब फ़ोन खरीदना चाहिए और कब फ़ोन बेचना चाहिए, जिससे तुम्हें ऑप्टिमम वैल्यू मिले, राइट। कि ये फ़ोन लॉन्च होते ही खरीद लिया, उससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि 2 महीने में तो फ़ोन वैसे ही 25% ड्रॉप हो जाएगा। इतना तो ऐसा कोई फ़ोन होता नहीं है कि तुम पहले दिन ले लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, 2 महीने बाद लो, 25% ड्रॉप होगा और 11वें महीने पे बेच दो। तुम्हारा सबसे बेस्ट टाइम है खरीदने बेचने का। तो अभी आप कितने राउंड्स तक रेस कर चुके हो? हम कर चुके हैं अभी तक सीरीज डी तक। सीरीज डी तक कर चुके हो, ठीक है। तो अभी कितनी वैल्यूएशन हो चुकी है कंपनी की ओवरऑल? अराउंड 100 मिलियन। 100 मिलियन हो चुकी है, ठीक है। अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो, थैंक यू। ठीक है। तो अब मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि आपको ज़्यादा बेटर पता है बाकी सब लोगों से। सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ कि इंडिया के अंदर जो मोबाइल इंडस्ट्री है वो कैसी है? तो इंडिया में अभी 30-40 करोड़ स्मार्टफोन यूज़र हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन 1 बिलियन फ़ोन यूज़र हैं। अच्छा, तो मतलब कनेक्शन इतने ज़्यादा हैं, लेकिन स्मार्टफोन यूज़र 350-400 हैं। मतलब 60% 60% फीचर फोन पे है, ठीक है। लेकिन जियो बहुत तेज़ी से हेल्प कर रहा है, क्योंकि अब एकदम से डेटा इतना सस्ता हो गया है, ऑनलाइन कंटेंट इतना ज़्यादा है, सबको चाहिए। तो बहुत जल्दी फीचर फ़ोन वाला मार्केट ख़त्म होगा और सबके पास स्मार्टफोन ही होगा, और वो फ्यूल हो रहा है सबसे ज़्यादा कंटेंट से ही। यूट्यूब पे देखते हैं लोग, सबको यूट्यूब चाहिए, टीवी हटा दो, सब कुछ फ़ोन पे देखो। तो उन्होंने जो जियो फ़ोन निकाला था जो 1800-1900 रुपये का, आपके हिसाब से उन्होंने वही मार्केट 60% को टारगेट करते हुए निकाला? नहीं, हाँ उन्होंने वो मार्केट, वो उन्होंने कहा कि मेरा टेलीकॉम का नंबर किससे चेंज कराऊंगा। उन्होंने उस फीचर फ़ोन वो उसी थॉट प्रोसेस से। तो अगर आप मार्केट शेयर देखोगे, जियो का भी मार्केट शेयर है 40% और एयरटेल का मार्केट शेयर है 35%, मोटा मोटा यही है। हाँ, लेकिन एयरटेल के पास सारे महंगे वाले कस्टमर हैं, हाँ, जिनका आरपू ज़्यादा है, और जियो के पास सारा 150-200 वाला कस्टमर है। तो ये डिफरेंस है। लॉजिकली देखा जाए तो दोनों का प्राइस अब ऑलमोस्ट सेम आ गया। हाँ, लेकिन महंगे वाले कस्टमर एयरटेल के पास हैं, तो वो पैसे ज़्यादा बनाएंगे। लेकिन जियो का स्ट्रैटेजी है कि मेरे को टेलीकॉम से पैसे नहीं बनाने, मेरे को और वैल्यू एड सर्विसेज से पैसे बनाने। तो देखते हैं अभी क्या होगा, लेकिन मार्केट के लिए ख़राब है कि 2 ही प्लेयर हैं। प्लेयर कम से कम 4 होने चाहिए। वोडाफोन तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, लेकिन अगर प्लेयर 4 नहीं होंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी एज अ एंड कंज्यूमर। और अगर आप जैसे मोबाइल फ़ोन के बारे में बता रहे थे, तो आपके हिसाब से मोबाइल फ़ोन के अंदर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है बहुत तेज़ी से, या फिर अब थोड़ा थोड़ा स्टैग्नेंट होना शुरू हो गया है मार्केट? पहले होता था रैम और स्टोरेज, वो तो कहानी ख़त्म हो गई है। हाँ, अब तो 12-16 GB तक रैम आ रही है। 6 GB की रैम के बाद तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आपकी वो यूसेज ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप गेमिंग के लिए यूज़ करते हो फ़ोन, हाँ, गेमिंग फ़ोन के लिए तब भी चाहिए होगा कि यार मेरे को 12 GB रैम चाहिए, मैं इतना ऑप्टिमाइज़ करके खेलूँगा। अगर आप, और जो 90% जनता नहीं करती, हाँ, उसके लिए तो यार 6 GB के ऊपर मतलब कितना 4K HD वीडियो देख लो, ये सब देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टोरेज में भी अब क्लाउड स्टोरेज भी आ गई है, तो तुम अपने फ़ोन में क्यों इतना स्टोर करोगे, और सब कुछ स्ट्रीमिंग करते हो तो फिर तुम्हें मूवीज़ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ स्ट्रीमिंग करो। तो मतलब स्टोरेज की भी लिमिटेशन आ गई हैं। मेरे पास पिछले साल तक 64 GB का फ़ोन था, मुझे कभी कमी नहीं लगी। अब मेरे पास 256 का, मेरा 64 GB के ऊपर गया ही नहीं है स्टोरेज, क्योंकि मैं कुछ स्टोर ही नहीं करता ऐसे फ़ोन में, क्या स्टोरेज कर लोगे। तो मतलब फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वो नहीं हुआ। लेकिन जैसे कैमरा है, कैमरा हर महीने बेटर कैमराज आ रहे हैं। मतलब एक मुझे लग रहा है DSLR का तो मार्केट ख़त्म हो जाएगा एट मतलब अनदर 2 years। अगर हम रिसेंट आईफोन की बात करके चलते हैं तो मतलब यू कैन यूज़ आईफोन फॉर योर वीडियो शूटिंग।
हाँ, ये बहुत महंगा पड़ता है मतलब अब जो जैसे ओप्पो वीवो के फ़ोन भी आते हैं वो मुझे कैमरा ज़्यादा फ़ोन कम लगता है, राइट, क्योंकि उन्होंने उसमें सॉफ्टवेयर इतनी बिल्ड करके है एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द अपर्चर और लेंसेज, इट इज़ द सॉफ्टवेयर लेयरिंग विच दे हैव बिल्ड इनसाइड, रियल टाइम वो प्रोसेसिंग कर देता है। तो जो आप एडिटिंग करते हो स्टूडियो में जाके वो साथ के साथ प्रोसेसिंग करके आपको प्रोडक्टिविटी दे रहा है, तो वो एनहांसमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो आई थिंक सॉफ्टवेयर लेवल की एनहांसमेंट बहुत तेज़ है। और इन्होंने सारे गूगल को लेकर एप्पल को लेकर इन्होंने सिस्टम्स ही ऐसे बना रखे हैं कि अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे तो यू विल नॉट कीप अप विद द सॉफ्टवेयर लेयरिंग। तो अरे फोमो ही थोड़ा खेल रहे हैं, फोमो पे ही खेल रहे हैं मतलब एंड इसलिए मेरा सेकेंड हैंड फ़ोन बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि जो आप फ़ोन रिजेक्ट करके नया फ़ोन खरीद लेते हैं वो फ़ोन किसी और के लिए तो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि उसको करना क्या है। जैसे भी 48-64 मेगापिक्सल के कैमरे आ गए, सेंस ही नहीं है। हाँ, डाल ली फेसबुक पे, यूट्यूब करना है, फेसबुक करना है, व्हाट्सएप करना है, उसके लिए जो तुम्हारा 5 साल पुराना वाला फ़ोन है वो भी करता सब कुछ, बस बैटरी बेटर हो गई, फास्ट चार्ज हो गया, हाँ फास्ट चार्ज हो गया, 6000 mAh की बैटरी हो गई। तो एक क्वेश्चन मैं आपके बिजनेस रिलेटेड पूछना चाहूँगा। तो लोग आपकी ऐप यूज़ करते हैं, तो आप टेस्ट करते हो कि कितना टाइम तक वो रिटेन होते हैं? मतलब आज मैंने आपसे मान लो फ़ोन बेचा और आपसे ही खरीद लिया कोई फ़ोन, और उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आता हूँ या नहीं आता, आप ऐसा कुछ टेस्ट करते हो? तो जितने भी हमारे यूज़र्स हमें फ़ोन बेचते हैं हमें साल में 4 बार बेचते हैं। अच्छा, अब आप पूछोगे वो 4 बार फ़ोन बदलता है? नहीं, जैसे आपने अपना फ़ोन बेचा, हाँ, फिर आप क्या करते हो, यार मैं अपनी मम्मी का भी फ़ोन बेचूंगा, जब मम्मी का फ़ोन आएगा, जब पापा का फ़ोन आएगा। तो एक फैमिली 4 लोगों की होती है, 4 बार फ़ोन बदलता है, 4 बार हमारे पर लोग फ़ोन बेचते हैं। तो मतलब ऑन एवरेज 4 बार आपके साथ में ये हो रहा है? हाँ, साल में। और फिर अगले साल फिर जब वो आएगा, तो अब क्योंकि हमने सारे ब्रांड्स के साथ भी टाई अप कर लिया है, तो अगर आप कोई स्पेसिफिक नया फ़ोन खरीदो, जैसे अभी आईफोन 11, 12 खरीदो और आप कैशबैक पे बेचो, तो आपको 3000 का एक्सचेंज बोनस मिलता है। ठीक है, जी, आप एप्पल स्टोर पे भी जाओ तब भी 3000 का बोनस मिलता है, क्योंकि हम ही वहाँ पे बैक एंड करते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी साइड पे ज़्यादा देना चाहिए। नहीं, 3000 वो ब्रांड फंडेड होता है। तो अभी आप रिसेंटली अपने स्टोर्स में भी ऑफलाइन ले आए हो, वहाँ पे भी लोग कर सकते हैं, तो वो खुद ही होली ओन्ड है या फिर फ्रेंचाइजी सिस्टम है? तो हमारे 60 स्टोर है, जिसमें से 54 स्टोर्स हमारे अपने हैं और 6 स्टोर हमारे फ्रेंचाइजी हैं। हमने अपने स्टोर शुरू किए, हमने कहा यार पहले फ्रेंचाइजी करके कोई फ़ायदा नहीं है, पहले अपने आप बिजनेस प्लान इस्टेब्लिश कर लें, उसे सक्सेसफुल कर लें, और अगर हम पैसे बना सकते हैं तो फिर तो कोई भी पैसे बना सकता है। हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि यार किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। हाँ, मैंने जो मार्केट में देखा फ्रेंचाइजी बहुत लोग सिर्फ इसके कि यार मैं सबसे फ्रेंचाइजी फीस ले लूँगा और पैसे लेकर भाग जाऊँगा। हाँ, मेरा तो कैशबाय स्टोर खोलेंगे, अगर वो बंद कर देते तो मेरे लिए सबसे दुख की बात है। तो हमने पहले अपने 50 स्टोर खोले, जब हमने रियलाइज़ किया कि ये मॉडल मेरा, उसमें पहले 10 स्टोर मैंने बंद भी कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि ये मॉडल नहीं चल रहा, ये मॉडल नहीं। सारे एक्सपेरिमेंट मैंने अपने आप खुद किए, अब मुझे पता है कि ये वाला मेरा मॉडल चल रहा है और अच्छा ROI देता है। फिर हमने फ्रेंचाइजीज ओपन किए, अब हम फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं। क्या है अगर किसी को आपका फ्रेंचाइजी ले? तो मोटा मोटा 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 5 लाख का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और 10 लाख का वर्किंग कैपिटल रोटेटिंग इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जिसमें हम 4 सर्विसेज ऑफर करते हैं अपने स्टोर पे। आप बायबैक, पुराने फ़ोन खरीद दो, हम फ़ोन रिपेयर सर्विस करते हैं, इंस्टेंट रिपेयर, तो आप आओगे 1 घंटे में आपका रिपेयर कर देंगे, या हम डोर स्टेप पे भी कर देंगे। तीसरा है एक्सेसरीज़ बेचते हैं, तो बोट, JBL और कैशबाई की अपनी एक्सेसरीज़ हैं वो बेचते हैं। और चौथा है हम रिफर्बिश फ़ोन बेचते हैं। हमारा रिफर्बिश फ़ोन का ब्रांड नेम है फ़ोन प्रो, और उसमें हर SKU मिल जाता है, मतलब एप्पल, Xiaomi, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, और नए मॉडल भी मिलते हैं, पुराने मॉडल भी मिलते हैं, हर प्राइस रेंज में मिलता है। तो 5000 का भी फ़ोन मिलेगा, आपको 40,000 का भी फ़ोन मिलेगा, आपको जो फ़ोन चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, तो अगर किसी के पास अपनी शॉप होनी चाहिए, रेंट पे भी चलेगा? रेंट पे भी चलेगा, लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती तो लोकेशन वो लेके आएगा? है। लोकेशन वो लेकर आते हैं, हम हेल्प भी कर देते हैं अगर उन्हें लोकेशन स्काउट करनी है। हमारे लिए ज़रूरी है कि आसपास 10-12 मोबाइल फ़ोन की दुकान हो, मेन स्ट्रीट पे, और पार्किंग हो, ठीक है, और 250 स्क्वायर फुट एरिया हो। ठीक है, तो स्टाफ आपकी तरफ से जाता है? स्टाफ हमारी तरफ से, सब कुछ हम करते हैं, कुछ नहीं करना उन्हें। तो मंथली एक्सपेंसेस क्या है उसके बाद? मोटा मोटा मंथली एक्सपेंसिस 80,000 रुपये होता है, और ROI कितना आ जाता है? 15%। ठीक है, मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ, मतलब 15% एज एन? जितना तुमने वर्किंग कैपिटल लगाया हुआ है उसका 15% निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कैप भी होती है लोकेशन स्पेसिफिक? यार हमारा जो अभी बेस्ट स्टोर है वो करता है महीने का 40 लाख रुपए,
और पहले 3 महीने ऑब्वियसली क्योंकि ग्रो करने में टाइम लगता है, लेकिन एनी टाइम स्टेबल ग्रोथ 10 लाख का रेवेन्यू तो महीने का देता है। और मार्केटिंग में भी हेल्प करते हो उनकी? सब कुछ करता है। अच्छा, सब कुछ आप करते हो, बस बेसिकली किसी को आपको अप्रोच करना है और कैसे अप्रोच करना है? तो हमारी वेबसाइट पे फॉर्म है, फॉर्म भरना है या ईमेल आईडी है वहाँ पे ईमेल करना है, फिर मेरी टीम आपको पूरा बिजनेस प्लान समझाएगी। और फिर हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो लोकेशन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और दूसरा कि बंदे की इंटेंट कितनी है, कि यार वो प्रोग्रेसिवली सोच रहा है या वो सोच रहा है कि यार मैं 1 साल चला लूँगा। हम तो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यार ये हमारा पार्टनर बनेगा और पार्टनर लॉन्ग टर्म के लिए बनेगा। हम उनकी कैसे मदद करें, अभी 1 स्टोर लिया वो 5 स्टोर कैसे ले। तो अगर किसी को पहले किसी ने एक स्टोर खोला, दूसरा खोला, तो सेम कॉस्ट देनी है या फिर नहीं? तो हर लोकेशन के लिए सेम कॉस्ट देनी। तो वो नेगोशिएबल भी होता है? पूरी हेल्प कर रहा हूँ सबकी हेल्प कर रहा हूँ। मतलब वो केस टू केस डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब नेगोशिएबल होता है। तो अब मैं आता हूँ कुछ पर्सनल क्वेश्चंस की तरफ से, जहाँ पे मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके लिए कोविड कैसा रहा पर्सनल लाइफ के अंदर? तो हमारे लिए लॉकडाउन 1 महीना का ही रहा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं तो पर्सनल बताता तो 1 महीने का रहा, क्योंकि हमने 4 अप्रैल से ऑफिस शुरू कर दिया था। क्योंकि हमारा बिल्कुल ऑपरेशन बिजनेस था, तो हम ऐसा नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे, क्योंकि फ़ोन आते हैं, हमें रिफर्बिश करना होता है, बेचना होता है, तो ऐसा नहीं है कि लोग घर पे बैठ के कर सकते हैं। 1 महीना मेरे को 2 चीज़ों में 2 चीज़ अच्छी रही और 2 चीज़ ख़राब रही। 2 चीज़ जो अच्छी रही, एक तो मेरे को मेरी 6 साल की बच्ची है, उसके साथ मेरे को बहुत टाइम स्पेंड करने को मिला। ठीक है, मैंने उसकी सारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की, तो मेरे उसके सारे दोस्त मुझे समझ आए कि कौन दोस्त हैं, क्या बातें होती हैं, टीचर क्या पढ़ा रही है, कैसे पढ़ा रही है, तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। और फिर उसके बाद ओवरऑल खाना, कुकिंग वगैरह बहुत मज़ेदार की। और फिर मुझे बिज़नेस के लिए भी टाइम मिला सोचने के लिए कि यार, एक तो जब डे टू डे आते हो बिज़नेस में तो तुम काम पे लगे रहते हो, जब काम नहीं चल रहा होता तो तुम सोचने का टाइम मिलता है कि यार अब और क्या करें, और चीज़ बेटर कैसे कर सकते हैं। मैंने अपने जितने भी हमारे रिटेलर भाई हैं उनको फ़ोन किया, उनसे पूछा तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने कौन सी 200-300 कॉल्स कर ली, क्योंकि मेरे पास ये टाइम था, वरना ये टाइम ही नहीं मिलता। तो ये सारी अच्छी चीज़ें। गंदी चीज़ ने मैंने बहुत वेट गेन किया। मैं क्योंकि सिर्फ घर पे और कोई काम नहीं होता था, खाना बनाते थे और खाते थे, तो वो बहुत ख़राब रहा। मेरा तो 6 महीने लॉकडाउन चला है और 6 महीने खाया। पंजाबी हूँ और मेरी वाइफ नॉनवेज वॉनवेज सब ठीक बनाती है, तो मैंने तो तीनों टाइम खाया है। तो मैंने भी 3 टाइम खाया। मेरी वाइफ नहीं बनाती थी, मैं बनाता था, क्योंकि मेरे को खाने बनाने का बहुत शौक है। मैंने बहुत खाना बनाया और खाया भी, तो मेरा वेट बहुत बढ़ गया। और दूसरा मेरे को जो सबसे दिक्कत हुई वो कि हमारा रेवेन्यू 0 हो गया 1 महीना, क्योंकि कुछ चल नहीं रहा था, तो मतलब पेन होता है, वो बहुत पेन हुआ। ऑन बिटवीन आप कुछ मार्केटिंग पे भी एक्सपेंस नहीं कर रहे थे? कुछ भी नहीं कर रहे थे, मतलब नहीं आ रहा था तो आपने भी होल्ड पे डाल दिया? सब कुछ होल्ड पे डाल दिया। तो एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, किस तरीके से आप अपने फंड्स को मैनेज करते हो पर्सनल लाइफ के अंदर? तो पर्सनल लाइफ में ऐसा मैं कोई स्पेसिफिक फंड मैनेजमेंट नहीं करता हूँ, ना ही मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स में पैसे लगा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मैंने अभी प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसकी EMI जा रही है, मेरा पैसा वहाँ पे ज़्यादा खर्चा होता है। बाकी मेरा म्यूचुअल फंड्स में लगा रखा है मैंने, और अब मैं थोड़ा क्रिप्टो करेंसी की तरफ देख रहा हूँ, जस्ट फ्रॉम अ इंटरेस्ट बेस, नॉट फ्रॉम अ कि मेरे को पैसे कमाने हैं उससे या कुछ है। मेरे को ये वो वर्ल्ड समझ नहीं आता, तो आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट बिटकॉइन बट और बहुत सारे कॉइन्स हैं, वो कैसे कॉइन्स क्यों हैं, कैसे हैं, कैसे इवॉल्व होंगे, आगे फ्यूचर में क्या होगा। अभी तक कुछ समझ में आया? नहीं, कुछ नहीं। मुझे भी समझ में नहीं आया। शेयर ट्रेडिंग में करता नहीं, शेयर ट्रेडिंग में क्योंकि बहुत टाइम लगता है और उसमें रिसर्च करना चाहिए। ऐसे मतलब मेरी पर्सनल ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई क्योंकि ट्रेंड ही है और मैं ऐप खोल के देख रहा हूँ, और मैं जो भी चीज़ करता हूँ मैं फुल चाह से करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कंपनी प्रोग्रेस देखना वगैरह करने का, तो मैं आई डोंट डू दैट। कुछ सेव भी करते हो, कैश टाइप्स? नहीं, सेव करता हूँ, बैंक अकाउंट में रखना है? बैंक अकाउंट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो सब है। तो कुछ बना रखा है परसेंटेज की, अगर मैं इतना मंथ का कमाऊंगा तो इतना उड़ाऊंगा, इतना बैंक में रखूंगा, या फिर जो चल रहा है चलने दो? इतना मैं सोचते नहीं। हाँ। ठीक है। तो अभी तक लाइफ के अंदर आपने क्या सबसे बड़ी मिस्टेक्स करी है? कोई भी 5 बताओ जो भी आपको याद आती है, यार ये गलतियां बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। नहीं, तो एक तो मैं कभी अपनी मिस्टेक्स को रिग्रेट नहीं करता।
हाँ, जो भी मैं हूँ वो मेरी मिस्टेक्स की वजह से ही है। वही लर्निंग। हाँ, तो अगर मिस्टेक्स नहीं होती तो मतलब मैं सीखता नहीं। मे बी मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, तो मैं मतलब इंजीनियरिंग करके मैंने मतलब मेरा पैशन नहीं था इंजीनियरिंग में, मैं घर के प्रेशर में मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी। लेकिन उसका हाइंडसाइट ये है कि मैं मनदीप, आई मेट मनदीप इन इंजीनियरिंग, आई मेट माई वाइफ इन इंजीनियरिंग। मेरा सब पूरा फ्रेंड सर्कल इंजीनियरिंग का है, तो आई वुड हैव नॉट फाउंड दोज फ्रेंड्स बिकॉज बट मे बी आई कुड हैव गॉन इनटू लॉ और समथिंग लाइक दैट, मतलब जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था उस वक्त। ठीक है, और कुछ? और मेरे को हेल्थ पे पहले से ही फोकस करना चाहिए था। मैंने हेल्थ पे फोकस करना शुरू किया जब मैं 35 साल का हुआ। ठीक है, मैं अभी 30 का होने वाला, तो मैंने अब सोचा है कि मई में मेरा बर्थडे है, उसके बाद मैं करूँगा, उससे पहले जो खाना खा लो। तो मतलब और मेरे पिताजी मुझे जब से मैं 20 साल का हुआ था तब से कहते थे कि यार भाग लिया कर, ये कर लिया कर, वो कर लिया कर, लेकिन मैं कभी नहीं सुना और मैं बस खाता रहता था, पीता रहता था। ये जब मैं 33 साल का हुआ तब मेरे पेट ने गिव अप मारना शुरू करा, तो मैंने रियलाइज़ किया यार ये क्या चल रहा है। तो 35 साल पे जाके मैं बहुत सीरियस हुआ और मैंने बहुत फिटनेस पे काम किया। अभी मैं जितना हूँ उसका मैं डबल था। लेकिन लॉकडाउन से पहले इसका भी मैं हाफ था। अच्छा। तो लॉकडाउन में मैंने बहुत वेट गेन किया, लेकिन मतलब अगर मैं फिटनेस पे पहले दिन से थे ना तो फिट बॉडी कीप्स अ फिट माइंड। तो आपको लगता है कि फिटनेस पे ध्यान देने से एनर्जी ज़्यादा रहती है काम करने की? बिल्कुल, हर चीज़ में एनर्जी ज़्यादा रहती है, आइडिया ज़्यादा रहता है तुम्हारी। अगर तुम किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हो तो वो फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है, क्योंकि तुम्हारा मतलब वो बर्न हो रहा है और तुम वो सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है बॉडी से। हाँ, तो जब तुम ऑफिस में आते हो वो तो ज़्यादा पॉजिटिव आते हो, हर बंदे को ज़्यादा पॉजिटिवली व्यू करते हो और तुम्हारा दिमाग ज़्यादा खुल जाता है। तो मेरे को फिटनेस को लेकर तुम, एंड टू ऑल योर व्यूअर्स ऑल्सो, कि मे बी दे आर वेरी यंग बट अगर पहले दिन से दिमाग में रखे, और मैं अपने आप को ये एक्सप्लेन करता रहा जब मैं कमा लूँगा तब मैं ये सब करूँगा, वो गलत थिंकिंग है। मतलब फिटनेस अपनी लेवल पे। फिटनेस क्या है आपके लिए? फिटनेस है कि तुम्हारी बॉडी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट यू टू डू थिंग्स। इट इज़ नॉट कि मैं बॉडी बना रहा हूँ या मेरे एब्स होने चाहिए वगैरह, कि यार अगर मैं भागना चाहूँ तो मैं भाग सकता हूँ, अगर मैं रॉक क्लाइंबिंग करना चाहता हूँ मैं रॉक क्लाइंबिंग करना चाहता हूँ, अगर मैं बिस्तर के नीचे से एक तरफ से दूसरी तरफ निकलना चाहता हूँ तो निकल सकता हूँ। दैट इज़ फिटनेस, नॉट बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, तो आप कितना टाइम देते हो आजकल अपनी? 1 घंटा मेरा फिक्स है कि डेली 1 घंटा मेरे को निकालना है, विच कुड बी योगा, फुटबॉल खेल लिया, रनिंग कर ली, कुछ कर। जिम भी जाते हो? पहले जाता था, लॉकडाउन के बाद मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। लॉकडाउन में मेरा लॉकडाउन बहुत लंबा था, तो क्योंकि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का काम है तो तुम कर सकते थे। हाँ, यूट्यूब था, तो यूट्यूब पे मैंने घर पे सेटअप बना लिया, तो घर पे खाया है और कुछ नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगा कि उस 6 महीने के अंदर मैं बहुत लेज़ी हो गया। तो अभी तक मैं रिकवर कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी तक रिकवर कर रहा हूँ। वो फिटनेस लेवल अभी नहीं रहा, मतलब मैं कहूँगा पिछले 1 महीने से मैं ठीक होना शुरू हो गया हूँ, उससे पहले तक बहुत डाउन था। तो अब पिछले 1 महीने से मैंने कुछ करना भी शुरू कर दिया, इसलिए मैं इंप्रूव होना शुरू हो गया। तो जो आपने कहा मैं वही बोलना चाहूँगा कि फिटनेस पे ध्यान दो, और फिटनेस अगेन जिम जाना नहीं होता। हाँ, मतलब फिटनेस बिल्कुल जिम जाने नहीं होता, एक स्पोर्ट पकड़ना होता है, उसको स्पोर्ट्स को कंटिन्यूसली करना होना चाहिए। इट कुड बी जस्ट बी वॉकिंग, कि आप हर रोज अपने आप, सो इट इज यू स्पेंडिंग 1 आवर और हाफ एन आवर विद योर सेल्फ, राइट, एंड ऑन योर बॉडी। और फिटनेस का ये भी मतलब नहीं है पेट बाहर निकला हुआ है तो आप फिट नहीं हो, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। फिटनेस का मतलब है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है। रात को जब आप सोने के लिए घर पे गए हो और आपकी बेटी कहती है कि पापा चलो बाहर घूमने चलते हैं, तो आप हाँ बोल सको और चैन की नींद सो पाओ। अगर आप फिट नहीं होगे तो आपको पेट खराब रहेगा, आप रात को अच्छी नींद नहीं आएगी, वो सब एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ फिटनेस। तो एक सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप की एक प्रॉब्लम है जो कि मैं देख रहा हूँ अपने यूजर्स के साथ में, जो देखते हैं हमको, कि उनके आइडियाज़ होते हैं उनके पास में बहुत सारे, पर उनको डर लगता है यार अगर हम शुरू करेंगे तो फेल हो जाएंगे, ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जिससे वो जो फियर है उस चीज़ को ओवरकम कर पाए? मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो शुरू करके फेल होना बहुत ज़रूरी है। आपने और मैंने जो कन्वर्सेशन की उसमें आपने सिर्फ मेरी सक्सेस देखी है, मेरे फेलियर नहीं देखे। मैंने ऐसे 3 और कंपनी खोली थी जो मैं बात नहीं करता क्योंकि वो नहीं चली। एक कंपनी का नाम था बस फन। उस कंपनी में हमने बोला था कि हम बस बनाएंगे, उसके अंदर वीडियो गेम लगा देंगे और वो आपकी पार्टी में जाएगी और हमें 5,000 रुपये मिलेंगे और हम आपकी पार्टी में वीडियो गेम चलाएंगे। लेकिन हमने ये रियलाइज़ नहीं किया था कि दिल्ली की रोड्स पे बस चलाना कितनी मुश्किल काम है।
कितने परमिट्स लगते हैं, कॉलोनी के अंदर एंट्री नहीं मिलती, पार्किंग की जगह नहीं है, 10 और चीज़ें। मतलब एज अ कॉन्सेप्ट बहुत सही से फन करता है, लेकिन एज अ एग्जीक्यूशन बहुत ही बेकार है। तो दूसरी कंपनी मैंने शुरू की थी जैजी बॉक्स, सैम्पल आते थे और तुम्हें 500 रुपये महीना देने पड़ेगे। लेकिन हमने रियलाइज़ नहीं किया जब हमने टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, उस वक्त इतनी कॉस्मेटिक कंपनीज ही नहीं थी। मेजर मार्केट कंट्रोल करते हुए HUL और PNG, और उन्होंने सैम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब हमने मार्केट का ढंग से पढ़ा ही नहीं और हमने कूद गए कि ऐसा मार्केट में करेंगे। तो वो सब लर्निंग्स हैं। ये कब के बीच की बात है? ये 2011 से 14 हम करते रहे, जब वो आपका बिजनेस फैक्ट्री चल रही थी, उसके साथ में आप कुछ ट्राई कर रहे थे। क्योंकि ऑनलाइन का तो वो था ही ना कि ऑनलाइन करना में चीज़ें। तो यही रियलिटी है मार्केट की, जो कि मैं सबको बताना चाहूँगा कि शुरू करो यार, अगर हो जाओगे क्या दिक्कत है, पर रिग्रेट नहीं रहेगा। नहीं, और जब तक फेल नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा कि क्या रीज़न है इसकी वजह से फेल कर रहे हो, और वो नेक्स्ट चीज़ जो भी करोगे उसमें कैसे लर्निंग होनी चाहिए। जैसे भी आपने पार्किंग की बात बोली कि पार्किंग की दिक्कत थी, तो आपने कैशिफाई का भी बताया, फ्रेंचाइजी के अंदर आपने रूल रखा हुआ पार्किंग होनी चाहिए। तो वो लर्निंग जहाँ से आई वो आपने अपने आप ही इंक्लूड कर नहीं वो, और तुम्हारे लिए कस्टमर आ रहा है और वो बाइक से आएगा या कार से आएगा, उसको खड़े होने की जगह ही हुई ना, वरना वो आएगा ही नहीं। अगर मैं शुरू करूं एग्जांपल के लिए, और मैंने कभी ये कुछ सोचा ही ना उस बारे में, तो मेरे थॉट प्रोसेस में कभी भी पार्किंग नहीं आएगी। पर आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी थी, इसलिए आपने वो आइडिया को इस चीज़ जगह पे इम्प्लीमेंट किया। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना रैपिड फायर राउंड। तो रैपिड फायर राउंड में बेसिकली क्या होगा, मैं आपसे डैश और डैश पूछूंगा, आपको दोनों में से एक चॉइस लेनी है, सोचना नहीं है, ठीक है? ये चीज़ है क्योंकि मैंने आपको बता दिया, इसमें आपके दिमाग के साथ खेला जाता है, पर सोचना नहीं है, और इस पर कोई डिप्लोमेटिक आंसर देने की जरूरत नहीं है, सीधा, और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपने वो आंसर क्यों चुना है। एंड्रॉयड और iOS? एंड्रॉयड। फंडिंग और बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप। एंजल और वेंचर? वेंचर। डेट और इक्विटी? डेट। फैमिली और बिजनेस? फैमिली। फेम और मनी? मनी। लव और अरेंज? लव। कस्टमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन? स्टैंडर्डाइजेशन। वेज और नॉन वेज? नॉन वेज। फ्रेशर और एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस। प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी? प्रॉफिटेबिलिटी। न्यू और सेकेंड हैंड? सेकेंड हैंड। या डिपेंड्स? नहीं, सेकेंड हैंड। लार्ज टीम और स्मॉल टीम? स्मॉल टीम। रजिस्टरिंग योर कंपनी अब्रॉड और इंडिया? इंडिया। रेंटिंग और ओनिंग? रेंटिंग। आउटसाइड फूड और होम मेड? आउटसाइड। फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ टॉट? फॉर्मल। परफेक्ट हॉलीडे आपके लिए क्या होता है, बाहर जाना या फिर घर पे चिल मारना? बीच। बाहर? मतलब बाहर, आर यू सेइंग इंटरनेशनल, डोमेस्टिक? नहीं, कहीं पे भी, मतलब घर नहीं रहना, अगर छुट्टी मनानी है तो बाहर जाना है। बाहर। फिनटेक और ट्रेवल? फिनटेक। बेस्ट फूड एवर? बटर चिकन। कहाँ का? अच्छा, कहाँ का? हाँ, मतलब कोई भी जगह पे अगर आपने कहीं पे भी विजिट किया है और उसकी एक फूड की ऐसी जगह जो मज़ा आ गया था। कोमरिन, गुड़गांव। ठीक है, वहाँ का क्या? वहाँ का पाव भाजी। अगर आपके पास टाइम मशीन होती और आप कोई भी चीज़ पीछे जाके चेंज करना चाहते तो क्या करते? नहीं, मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला। सब कुछ बदल जाता, बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट हो जाता। क्योंकि मतलब जो मैं हूँ वो उन इवेंट्स की वजह से हूँ, और वो इवेंट्स नहीं होते तो मैं आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, तो वो मेरी लाइफ नहीं होती मेरी। आपके हिसाब से बेस्ट स्टार्टअप इस टाइम पे इंडिया में कौन सी है? यार मेरे को पॉलिसी बाजार बहुत अच्छी लगती है, और फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव, वरना मुझे जोमेटो एज अ प्रोडक्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है। फेवरेट मूवी आपकी? अंदाज अपना अपना। क्या अच्छा लगता है उसमें? नॉन स्टॉप नॉनसेंस। ठीक है। फेवरेट वेब सीरीज? ब्रेकिंग बैड। क्या अच्छा लगा था? उसकी लुक? इंटेंस। इंटेंसिटी। आपने उसकी लुक ही रखी हुई है ना, वॉल्टर। आपके हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? यू आर हैप्पी विद योरसेल्फ। मॉर्निंग पर्सन, नाइट आउल? मॉर्निंग पर्सन। फेवरेट बुक कौन सी है आपकी? आई हैव बीन गॉन थ्रू फेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स। अगर मैं फ्रॉम अ नॉन फिक्शन कैटेगरी बोलूँ तो मुझे थॉमस फ्रीडमैन की वर्ल्ड इज फ्लैट बहुत अच्छी लगी थी। इट चेंज माई पर्सपेक्टिव फ्रॉम certain things to certain things. From a fiction category, रॉबर्ट लुडलम इज माई फेवरेट ऑथर। उसका जो जेसन बॉन्ड सीरीज़ है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड एक मतलब आई थिंक फ्रॉम अ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, रिच डैड पुअर डैड मेरे लिए एक बेंचमार्क थे, जो मुझे एसेट और नॉन एसेट लायबिलिटी क्या होता है समझाने के कारण। मेरी भी फेवरेट बुक है वैसे, रिच डैड पुअर डैड। आपकी हॉबी क्या है? कुकिंग। और कितना ऑफन बनाते हो आप? वंस अ वीक। अभी भी? तो एक फाइनली आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? हमारी ऑडियंस बेसिकली बिजनेस वाले हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? दो चीज़ें हैं। एक तो जो भी आप कर रहे हैं ऑलवेज फील प्राउड अबाउट इट। डोंट फील कि वो छोटा है बड़ा है। अगर आप दुकानदार हैं तो बेस्ट दुकान चलाइए। डोंट थिंक कि यार मैं कुछ और कर रहा होता तो बेटर कर रहा होता। मेक श्योर कि वो आप उसको और बेटर करें, उसे और प्रोडक्टिव करें, उसमें नहीं अपने कस्टमर को फोकस दें और उसे कैसे बेटर करना है। तो ये मत सोचिए कि कोई काम छोटा है कोई काम बड़ा है।
जो भी आप काम कर रहे हो एंजॉय करने चाहिए और बेस्ट देना चाहिए। और दूसरा, कुछ भी नया करने में झिझक नहीं होना चाहिए। फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। जब तक आप फेल नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं, एंड विदाउट लर्निंग यू कांट ग्रो। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे लगता है आपसे सबको। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट बताना वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगा, और पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो बता देना। अगर आपको कोई रीच आउट करना चाहता है तो कैसे रीच आउट कर सकता है? पहले तो पुराना फ़ोन सिर्फ कैशिफाई पे बेचना, और मेरे को रीच आउट ट्विटर पे कर सकते हैं। मेरा है इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल है Nakul425, सो यू कैन रीच मी। मैं बहुत रिस्पॉन्सिव हूँ, मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। ठीक है, मेल करने से बढ़िया इनको ट्वीट करो। ठीक है, मेल तो स्पैम में जा सकती है, ट्वीट स्पैम में नहीं जाएगी। ठीक है, चलो बाय।